हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। आज हमारा लेक्चर नंबर 9। तो जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मैं इससे पहले 8 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसमें आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल, दर्पण वगैरह सारा कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले परावर्तन पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपवर्तन। तो देखिए फ्रेंड्स, परावर्तन और अपवर्तन में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं और कुछ चीज़ें अलग भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं और कुछ चीज़ें एक जैसी भी हैं। देखिए मेरे दोनों कहने का मतलब है, चलिए देखते हैं तब पता चलेगा। जब तक समुद्र में गोता नहीं लगाएंगे तब तक हमें मोती का पता नहीं चलेगा। देखिए थोड़ा हम पीछे का रिवाइज करा देते हैं आपको। हमने परावर्तन में क्या पढ़ा था? परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये माध्यम क्या है? अब जो पहले हमने पढ़ा उसमें माध्यम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें जो भी कार्य हुआ, जो भी वर्क डन हुआ, वो एक ही माध्यम के अंतर्गत हुआ। तो माध्यम क्या है? माध्यम अगर साइंस की भाषा में लें तो अलग अलग चीज़ों के अंदर परावर्तन अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना चीज़ यानी कि द्रव, वस्तु यानी कि पहले वायु अथवा जल अथवा कोई गैस अथवा कांच, इन चीज़ों को माध्यम बोलते हैं। अब थोड़ा व्यवहारिक भाषा में अगर ले, माध्यम किसे कहते हैं? तो माध्यम हम जैसे पढ़ते हैं तो उस टाइम, पढ़ाई के टाइम क्या देखते हैं कि हम दो माध्यमों में पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे? एक हिंदी मीडियम का बच्चा है और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। ये क्या है? मीडियम यानी कि माध्यम हिंदी माध्यम से है और वो इंग्लिश माध्यम से है, अंग्रेजी माध्यम से है। तो माध्यम में क्या है कि हिंदी मीडियम वाला गणित जो बच्चा है वो गणित पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? गणित। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा मैथ पढ़ेगा, लेकिन करेगा दोनों एक ही काम। ये तो है नहीं कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा गणित पढ़े और मैथ वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम वाला, उस गणित में स्विमिंग पूल के तैरने के तरीके सीखे, स्विमिंग करने के तरीके सीखे। ये तो है नहीं। गणित मैथ में एक ही काम होगा, माध्यम अलग है पर काम एक ही होगा। सेम यहाँ पर काम एक ही होगा, यहाँ पर काम एक ही होगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि परावर्तन और अपवर्तन में काम एक ही होगा। उसमें चिकनी तल से टकरा के जाती थी, अब माध्यम परिवर्तित होगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ये होगा कार्य। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। ये मान लीजिए माध्यम है 1, हमें नहीं पता, अभी हम ये नहीं बता पा रहे, वायु है, जल है, और ये है हमारा 2 माध्यम। ठीक है, अभी पता है ये क्या पता चलेगा। तो माध्यम में ये होता है, मतलब अपवर्तन में ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, तो हमने परावर्तन में से क्या बोला था? आपतित किरण। तो अब भी बोलेंगे इसे आपतित किरण। जब भी कोई किरण आती है तो आपतित किरण परावर्तन में टकरा कर वापस लौट जाती थी और इसमें दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे प्रवेश करना चाहिए ऐसा। कैसा करना चाहिए? ऐसी आई है और ऐसा कर देना चाहिए, तभी तो ऐसी प्रकाश की किरण सीधी आएगी और दूसरे माध्यम में ऐसे चली जाएगी। परंतु यह ऐसा व्यवहार नहीं करती है, बल्कि यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, नियत पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पथ से विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगर ये घटना नहीं घटती तो शायद आज हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है या नहीं होता, लेकिन ऐसी घटना घटी, इसके बारे में जानकारी मिली, अब इसके बारे में खोज हुई, तब इसके बारे में पूरी हमें व्यवस्था पता चली कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि ये हमारा माध्यम को अलग करने का एक तल है। ये हमारा आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा था। ये तो अपवर्तन में भी किया था, परावर्तन में। अब ये तल के जो लंब खींचा है, अभिलंब खींचा है,
ये किरण या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या उस तल की ओर या अविलंब से दूर हो जाएगी, लेकिन ये अपने मार्ग पर विचलित नहीं होगी। समझ गए? ये अपने मार्ग पर विचलित नहीं होगी, या तो तल के अविलंब की तरफ झुक जाएगी या अविलंब से दूर की तरफ झुक जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी, पर अपने मार्ग में विचलित नहीं होगी। अब जो किरण तल के यानी कि दूसरे माध्यम में आती है, अब इसका नाम परावर्तित नहीं रहा। परावर्तन में परावर्तित किरण थी, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण, क्योंकि यहीं से हमारी घटना शुरू हुई अपवर्तन की। तो अब इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसका नाम हो गया है। अब देखिए इसमें क्या जानना है हमें कि जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर जैसे कि ये देखेंगे हम कि माध्यम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सघन माध्यम और विरल माध्यम। मीडियम हैज टू टाइप्स। मीडियम हैव टू टाइप्स, सघन एंड विरल। इस सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको पहले से ही पता चल रहा होगा क्या अंतर है। सघन यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। भीड़ भाड़ से ही आप लोग समझने का तात्पर्य यह है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स अधिक हों, गैस में मॉलिक्यूल्स होंगे और द्रव हो उसमें, तो जिसमें पास पास इकट्ठा हो। जैसे मेले में भीड़ सघन है, सघनता का प्रतीक है। और वही स्कूल में भीड़ सघनता का प्रतीक है, बाजार में भीड़ सघनता का प्रतीक है, और रोड पे चलता हुआ एक आदमी विरल, अकेला, कम कम दूरी पर, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसके पास दूरी मिलती है, उसे बोलते हैं विरल। सघन बोलते हैं इकट्ठेपन को। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा है विरल माध्यम और ये हमारा सघन माध्यम। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम होते कौन से हैं? जैसे वायु के सापेक्ष कांच सघन माध्यम होगा, वायु के सापेक्ष जल सघन माध्यम होगा, क्योंकि कांच में वायु से ज़्यादा प्रकाश की किरण नहीं जा सकती। वायु में जितनी तीव्रता से जा सकती है कांच में नहीं जा सकती। और माध्यम के चेंज होने पर प्रकाश की चाल में भी अंतर आ जाता है। प्रकाश की चाल में भी अंतर आ जाता है। प्रकाश जब अधिक चाल से कम चाल की तरफ चले, मतलब कहीं से अधिक चाल से आ रहा हो और कम चाल की तरफ हो जाए, तो समझ लीजिए विरल से सघन की ओर गया। और कम चाल से आ रहा है और तेज हो गया प्रकाश की चाल, तो समझ लीजिए कि वो सघन से विरल की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा कौन सा हो गया? आपतन बिंदु। कौन सा हो गया? आपतन बिंदु। यहाँ पर ये आपतन बिंदु ही होगा, इसका नाम बदला नहीं है, आपतन बिंदु। अब देखिए प्रकाश की किरण मैंने बोला या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से उधर, अविलंब से दूर की ओर। अब अविलंब की ओर झुकती है और अविलंब से दूर की ओर झुकती है, ये क्या कारण है, क्यों झुकती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, कहां से? विरल माध्यम से, विरल टू सघन, विरल से सघन की ओर जाती है, तब अविलंब की ओर झुक जाती है, तब यह अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब यह प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है, सघन से विरल की ओर जाती है, तो यह अविलंब से दूर की ओर हट जाती है, तो यह अविलंब से दूर चली जाती है। समझ गए? विरल से सघन की ओर जाएगी तब अविलंब के समीप आ जाएगी, और सघन से विरल की ओर तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं प्रकाश के अपवर्तन की यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन आप सभी लोगों के सामने हमने लिख दिया है।
जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं बता चुका हूँ। मैं इसमें एक चीज और है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब जिसमें हमें आर पार दिखाई देता हो, ऐसा माध्यम जिसमें हमारी नग्न आंखें देख सकती हैं, उन्हें बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो ये हमने पहले आपको बता दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नीचे ये हमने चित्र दिए हैं विरल माध्यम और ये है हमारा सघन माध्यम। यहाँ पर ये है सघन माध्यम और ये हमारा विरल माध्यम। हमें क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक गई। इसका पथ देखिए आप, इसका पथ ये है, यूं आएगी ये प्रकाश की किरण, ये सीधी जाएगी। अगर सही मायने में देखी जाए तो ये प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, परंतु अपवर्तन के कारण, माध्यम के चेंज के कारण, चेंज द मीडियम, सो दिस रे, ये किरण एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में यानी कि सघन माध्यम में जब आएगी तब अविलंब की ओर झुक जाएगी। और इसमें देखिए, जब ये किरण सघन माध्यम में थी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, देखिए, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, इसका ये है वे जो इसका होना चाहिए सही मायने में, इस रास्ते से आई और ये इधर निकल जाती है, परंतु ये ऐसे ना होकर इससे थोड़ी दूर हट गई, मतलब कि अविलंब से दूर हट गई। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, मैंने इसको बता भी दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। आप लोग स्वयं अपने नोट्स बनाइए, उसमें आप ये दोनों चित्र बनाइए, फिगर बनाइए और उसके बारे में डिटेल में लिखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है, और विरल से सघन की ओर आती है तो झुक जाती है। तो ये आप लिखिए, नोट कीजिए, और इसका खुद ही नोट बनाना है आपको। तो अब इसके बाद हम लोग, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे। कौन से थे? आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर हो। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आपतन कोण कौन है? आई, और अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण कौन है? आर। ये आर है अपवर्तित कोण, परावर्तन नहीं, अपवर्तित, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर। अब देखिए, इसमें भी 2 नियम है हमारे। 2 नियम इसमें क्या है? एक नियम तो हमारा परावर्तन वाला ही है कि आपतित प्रकाश की किरण तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर है। ये हमारा एक नियम है, पहला एक नियम हमारा परावर्तन का नियम पहला है, वही है। सेकंड नियम इसमें ये होगा, आप लोग स्वयं लिखिए। सेकंड नियम इसमें ये होगा कि आपतन किरण के और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आई, आपतन कोण आई, तथा अपवर्तन कोण यानी कि अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर का अनुपात एक की ज्या का अनुपात, की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए ज्या क्या है? ज्या, हमने कुछ चीजों की हमें इंग्लिश इतनी पता है कि हिंदी नहीं पता। देखिए, ज्या कहते हैं साइन थीटा को, कोज्या कहते हैं कॉस थीटा को। ये अधिकांश आती रहती है ज्या और कोज्या, तो ज्या कहेंगे हम साइन थीटा को, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक होता है। अब लिख के देखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम कि साइन आई और साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक।
क्या होता है, नियतांक होता है। ये है, ये दूसरा नियम है अपवर्तन का। और ये दूसरा नियम किसने दिया था, स्नेल ने। किसने दिया था, स्नेल, स्नेल द्वारा दिया गया, ये स्नेल द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्नेल का नियम। इसका कहते हैं स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि आप आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं इसका दोनों नियम लिख देते हैं, आप लोग फिर से अपनी कॉपी पे कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखी है। तो पहला लॉज है हमारा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर है। और दूसरा है हमारा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, इसकी दो माध्यमों के लिए ये है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग का जब हमारे पास प्रकाश हो तो उसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये लिख दिया है साइन आई अपॉन साइन आर। मेरे बोलते हुए शब्दों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। अपवर्तक और अपवर्तनांक ये है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं उसमें अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक ये है कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इसका मतलब ये है, आई यानी कि आपतन कोण ऊपर वाला, आर यानी कि अपवर्तन कोण नीचे वाला, जो अपवर्तित हो रही किरण। तो यहाँ पर ये मतलब है अपवर्तनांक का कि पहले माध्यम का, ऊपर वाले पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इज इक्वल टू नियतांक के बराबर। तो अपवर्तनांक की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहां पर हमने बताया कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो इसे क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखा है। जैसे कि अगर इस चीज को, इसको लिखना चाहें तो हमारा पहला माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम वायु, और सघन माध्यम कांच। तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका बताया जा रहा है, कांच का, और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसमें है जी, इसे एन से डिनोट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया जाए और यहाँ पे माध्यम सेकंड है, फर्स्ट एंड टू, ठीक है, 1 and 2। तो जी एंड डब्ल्यू में हम देखेंगे कि जी हमारा क्या है, ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वाटर यानी कि, सॉरी वाटर नहीं, एयर, एयर यानी कि वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे ए एंड डब्ल्यू लिखेंगे, इसे जी एंड डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि सापेक्ष, उसी के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। दो माध्यम होंगे, पहले वाले के सापेक्ष होगा, दो भाई हैं, पहले वाले भाई से ही कंपेयर हो रही है कि पहले वाले भाई से मैं इतना बड़ा हूँ, दूसरे वाले भाई से, और पहला वाला भाई कह रहा है मैं पहले वाले भाई का, जो मतलब पहला वाला भाई है वो कहता है कि मैं दूसरे वाले भाई से इतना बड़ा हूँ, और दूसरा वाला भाई कहता है कि पहला वाला भाई मुझसे इतना बड़ा है। तो सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर है इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, या इसमें आइए इसका सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये था इसमें प्रथम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर। तो अपवर्तनांक का पूरा टॉपिक हम कल कवर करेंगे, कल उसकी डेफिनेशन वगैरह सारा लिखेंगे।
आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही हमारे अन्य वीडियोज़। तब तक के